पे हाइट मैक्सिमम है? जब टाइम ऑफ एसेंट है। कितना है टाइम ऑफ एसेंट? u/g। देख रहे हो कितनी क्लैरिटी है हमारे पास में। अब आइए, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी है वो भी पता है हमें, ये हो गया 0। दो चीज का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो t की क्या क्या वैल्यू आ जाएगी? या तो t 0 होगा और दूसरी तरफ या तो ये 0 होगा तभी मल्टीप्लीकेशन 0 आएगा, या फिर ये पूरा का पूरा टर्म 0 होगा। तो u लेकर के यहाँ तक 2 सेकंड अगर मैं रखूंगा तो क्या 5, 2 की वैल्यू 4, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड, सॉरी 20 मीटर। ठीक ऐसे ही अगर हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक झा एंड वेलकम यू ऑल ऑन अवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे कुछ क्वेश्चंस देखे थे। उसके बाद हम लोग स्विच कर गए थे मोशन अंडर ग्रेविटी के ऊपर, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम मोशन अंडर ग्रेविटी को 2 केसेस में डिवाइड करेंगे। उसमें से हमने फर्स्ट केस का कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता था? जब हम किसी h हाइट पे चले गए और वहां से कोई चीज को ड्रॉप किया तो उसमें मोशन में क्या क्या चीजें होती है। वहां पे हमें 2 फॉर्मूले भी मिले थे। पहला था टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने टाइम पे वो ग्राउंड पे फॉल कर जाएगा, इसका फॉर्मूला आया था √2h/g। दूसरा फॉर्मूला ये था कि ग्राउंड पे जब वो स्ट्राइक करेगा तो कितनी स्पीड से स्ट्राइक करेगा, उसका फॉर्मूला क्या था? √2gh। याद रखना, हम हाइट पे जाकर के चीजों को रिलीज कर रहे थे। आज हम उसी कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल करेंगे और साथ ही साथ हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी के केस 2 को डिस्कस करेंगे कि सर पहला केस तो ये होगा कि हम हाइट पे जाकर के चीजों को ड्रॉप कर रहे हैं, दूसरे केस में क्या होगा? हम ग्राउंड पे ही रहेंगे और ग्राउंड से किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकेंगे। और उसके बाद फर्स्ट केस के जिसमें हम हाइट पे जाकर के चीजों को ड्रॉप करते हैं उसके कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे। सो अगेन पेन कॉपी निकालो, हेडिंग लगा लो एंड माय नेम इज दीपक झा एंड दिस इज अवर चैनल ऑर्बिट एजुकेशन स्टार्टिंग दी लेक्चर। पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं मोशन अंडर ग्रेविटी के दूसरे केस को भी डिस्कस कर लेता हूं। पहले केस में क्या था मैं आपको दोबारा से याद दिला दूं, 2 फॉर्मूले आए थे हमारे पास में। केस ये कहता था कि अगर कोई व्यक्ति किसी h हाइट से एक वस्तु को ड्रॉप करता है तो उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है, जितने टाइम पे वो ग्राउंड पे फॉल कर जाएगा, उसका फॉर्मूला आया था √2h/g। ठीक है, और फिर उसमें जो ग्राउंड पे जब वो वस्तु गिर रही थी तो कितने वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा था, उसका फॉर्मूला था √2gh। आज हम लोग केस 2 डिस्कस करते हैं। तो मोशन, हेडिंग लगाओ, मोशन अंडर ग्रेविटी केस 2। केस 2 क्या कहता है? पहले मैं आपको एक बात बताऊं। केस 2 में हम लोग ग्राउंड से एक वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकेंगे। अब अगर ये ग्राउंड है और हम चाहते हैं कि ये वस्तु ऊपर की तरफ जाए तो हमें इसको इनिशियल वेलोसिटी कुछ देनी पड़ेगी। याद रखना, फर्स्ट वाले केस में हाइट से इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0 था, क्योंकि जो रिलीज कर रहा था उस रिलीज करने वाले की वेलोसिटी 0 थी। अभी क्या है, हमें यहाँ पे कुछ से u स्पीड देना पड़ा होगा। ठीक है, क्या होगा? u स्पीड देने के कारण ये ऊपर जाएगा, एक सबसे अधिकतम दूरी पे पहुंच करके, अधिकतम ऊंचाई पे, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच करके ये दोबारा नीचे ग्राउंड पे आएगा। और जब ग्राउंड पे आएगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, हम लोग वो फाइंड करेंगे। एक और चीज सुनना ध्यान से, वो ग्राउंड से एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा तो इस हाइट को भी फाइंड करेंगे। इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, यानी कि h मैक्स। ठीक है, अब सुनिए, ये वस्तु मैंने जब ऊपर की तरफ फेंका तो इसके बाद ऊपर कभी नहीं जा रहा, इसका मतलब यहां पे जाकर के वस्तु रुक गई होगी। अब जब कोई चीज रुकेगी तो वहां पे उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि कोई वस्तु मैं ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंकूं तो जो मैक्सिमम हाइट होता है उस पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। तो जैसे वस्तु ऊपर गई, इसके ऊपर कभी नहीं जा रही क्योंकि यही h मैक्स है, यही मैक्सिमम हाइट है। तो इसीलिए इसके बाद वस्तु कभी ऊपर नहीं जाएगी, इसका मतलब यहां पे वस्तु जाकर के रुक जाएगी। अच्छा, जब रुक जाएगी तो फिर ये दोबारा से नीचे आएगी। अब सुनिएगा बात को ध्यान से, जाने से लेकर के आने तक कितना टाइम लगा? पहले जाने का टाइम, तो इसको हम लोग दिखाते हैं TA से, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट इसको हम लोग दिखाते हैं किससे? TA से।
ठीक ऐसे ही वापस आने का टाइम होगा, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कि जब वस्तु नीचे की तरफ आ रही है, टी ए और टी डी, इन दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको दिखा दें हम कैपिटल टी से, जो कि दो चीजों का सम होता है, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। याद रखना, क्या सर टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या सर दूसरे ही केस में होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो टाइम ऑफ एसेंट है, ऊपर से नीचे आई तो टाइम ऑफ डिसेंट है, और दोनों को मिला दे तो टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, ऐसे ही केस फर्स्ट में क्या हुआ था, हमने ऊपर से वस्तु को ड्रॉप किया था, तो ऊपर से वस्तु ड्रॉप होते होते नीचे आई थी, तो जैसे नीचे पहुंचता था उसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम ऑफ डिसेंट था, एसेंट का कोई केस ही नहीं था, क्योंकि वस्तु नीचे से ऊपर कभी गई ही नहीं। तो जो टाइम ऑफ डिसेंट था वही टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट था, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था? √2h/g। तो ये उसका कॉन्सेप्ट था। अब आइए, इसमें हमारे पास में टाइम की कुछ वैरायटी होगी। अब सुनिएगा, ऐसा सर ऐसी वैरायटी बन क्यों रही है, ये पिछले केस जैसा क्यों नहीं है? क्योंकि फर्स्ट केस में क्या हुआ था, हमने ऊपर से वस्तु को ड्रॉप किया था, तो आने वाले टाइम में कुछ वेलोसिटी बीच में कभी गेन करा होगा पार्टिकल, तो वेलोसिटी भी नीचे था और एक्सेलरेशन भी नीचे था, दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल था। उसी को बोलते हैं हम केस फर्स्ट, और इसको ये भी बोलते हैं हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ टाइप 1, जो कि हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ लेक्चर 6 या 7 में। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, और किसी भी टाइम पे क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा होगा, वस्तु यहां पे रुक गई, तो फिर नीचे क्यों आई? क्योंकि इस टाइम पे ग्रेविटी नीचे लग रही होगी, और ना केवल इस टाइम पे, हर जगह ग्रेविटी नीचे ही लग रही होगी। तो वेलोसिटी और ग्रेविटी के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इसीलिए यहां पे केसेस बहुत डिफरेंट बनते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का टाइप 2 का प्रॉब्लम बन जाता है, जो अगेन हमने लेक्चर 7, 6 में कभी डिस्कस किया है, पूरी सीरीज में आप लोग फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको यहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम महसूस हो रही है, तो इसका मतलब आपको बेसिक से स्टार्ट करना है। हमारी प्लेलिस्ट को लेक्चर फर्स्ट से स्टार्ट करिएगा, सब कुछ एकदम समझ में आएगा। चलिए अभी तो यहां पे आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। अगर 180 डिग्री का एंगल है तो क्या पार्टिकल वापस आएगा? ये सब हम बात कर चुके, बस मैं रिवाइज करा रहा हूं। मैंने आपको बोला भी था कि अब आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा, सब कुछ पुराने कंसेप्ट से लिंक होगा, और जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे कॉन्सेप्ट का लेवल तो बहुत राइज करेगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि सर ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ही बेसिक से चीजों को उठाया है। इतना टाइम लगा ही इसीलिए ताकि मैंने चीजों को बेसिक से बहुत ज्यादा उठाया है। अब आइए, यहां पर 180 डिग्री का एंगल है, तो क्या पार्टिकल ऊपर जाएगा और वापस घूम करके आएगा? तो इस वाले केस में मोशन होना स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन इसमें टर्न बैक भी कर रहा है। तो वो सारे कंसेप्ट यहां पे लग रहा है, मैं बस आपको अभी रिवाइज करा रहा हूं। जो भी पहले पढ़ाया वो सब वैलिड है। किसने पढ़ाया? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन टाइप 2 में। ठीक है, अगर आप लोगों को डायरेक्टली टाइप 2 पता करना हो तो कमेंट करिएगा, मैं उसे वीडियो का लिंक पिन कर दूंगा उसमें। आइए अभी तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या हमें यहाँ पे डिस्कस करना है? टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, अगेन मैक्सिमम हाइट, अब वेलोसिटी। तो ये सब चीजें हमसे पूछता है। क्या क्या? वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। मैं यहाँ पे एक और सवाल लूंगा जब मैं आपको कराऊंगा, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं टाइम ऑफ एसेंट। पहला सवाल, टाइम ऑफ एसेंट। मैं आपको बिल्कुल इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से चीजें पता रहे कि हाँ अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं और उस चीज को कैसे फाइंड करेंगे। मैं एक बार देख लेता हूं बेटा, विजिबल तो है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत छोटा लिख रहा हूं। विजिबल तो है ये, चलिए छोटा मैं ऐसा लिख रहा हूं ताकि मेरे को बहुत सारी चीजें बतानी है और वो एक ही जगह रहेगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। आइए, टाइम ऑफ एसेंट निकालना है हमको। अब देखिए, यहां से यहां जाने में क्या मेरे को यहां की इनिशियल वेलोसिटी पता है u, क्या मेरे को यहां फाइनल वेलोसिटी पता है v, एक्सेलरेशन पता है g। तो मैं क्या करता हूं, नीचे वाली चीज को प्लस बोल देता हूं और ऊपर वाली चीज को माइनस बोल देता हूं। ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके। क्या सर अगर मैं ऊपर प्लस मान लूं और नीचे माइनस मान लूं क्या आंसर में चेंज आएगा? नहीं आएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने सबसे आखिरी में ये चीजें करके भी दिखाई हुई है। हाँ, यहां पे ऐसा इसलिए मान लेते हैं हम ताकि नीचे मानने में हमें बार बार नेगेटिव नहीं मानना पड़ेगा। ज्यादातर जो पैरामीटर है ना वो नीचे की तरफ है, सॉरी हाँ नीचे की तरफ है। ठीक है, ऐसा करते हैं ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लेते हैं क्योंकि इसमें हम ना यहाँ पे खड़े, मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि हम यहाँ पे खड़े, हम यहीं पे खड़े तो ऊपर वाली चीज को मान लिया प्लस,
नीचे वाली चीज को मान लिया माइनस। चलिए जो आप कह रहे हो वही कर लेते, ऊपर वाले को प्लस कर लेते, नीचे वाले को माइनस। लेकिन अगर मैं चेंज भी करता तब भी आंसर वही आता। लास्ट लेक्चर में सबसे आखिरी में मैंने ये करके आपको दिखाया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? मेरे को इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, मेरे को टाइम निकालना है। आइए, तो v मेरे पास में कितना है? v तो सर 0 है। u कितना है? u ऊपर की तरफ है, प्लस का u। a क्या है? a नीचे की तरफ है, g तो माइनस का g, क्योंकि नीचे का साइन माइनस लेना है। टाइम क्या है? तो यहां से यहां तक जाने का जो टाइम है वो टाइम ऑफ एसेंट है। तो मैं अगर इसको इधर लेकर के आऊंगा, क्या मिलेगा मेरे को? 0 इक्वल्स टू u माइनस जी टी ए, माइनस जी टी ए आकर के इधर हो गया, प्लस का जी टी ए इक्वल्स टू यू। तो टाइम ऑफ एसेंट हो गया हमारे पास में u बाय जी, और ये आ गया हमारे पास में टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला। मतलब जब वस्तु यहां से मैक्सिमम हाइट तक जा रही है, आपको ऐसा याद रखना है, जहां से उसको फेंका गया है वहां से मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम क्या होगा? u बाय जी। आपको ये याद रखना है। ये याद रखोगे तो आपको बहुत बड़े सवाल में बार बार यहां से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली ये लगा सकते हो। आइए सर, अगर मेरे को पूरा टाइम निकालना हो, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। सर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, एक बार हमें वो बताइए। तो आइए उसको कैसे फाइंड करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया, अब जब दोबारा यहीं आ जाए तो क्या डिस्प्लेसमेंट इस वाले केस में 0 है? क्योंकि पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन ग्राउंड, फाइनल पोजीशन ग्राउंड, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। u क्या है सर? u है प्लस का u, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस का u। एक्सेलरेशन बिल्कुल पिछले वाले केस की तरह, माइनस का g। माइनस क्यों? क्योंकि नीचे है g, तो उसका मान है जी 10 वैल्यू। ये सब बात हम कर चुके हैं, कब इसकी वैल्यू 10 लेनी है, कब इसकी वैल्यू 9.8 लेनी है। एक और स्पेशल वैल्यू मैंने आपको इसकी बताई हुई है लास्ट लेक्चर में। आइए, अब हमें टाइम क्या है? टाइम तो सर टाइम ऑफ फ्लाइट है, और यही हमको निकालना है। आइए हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, s बराबर u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। सर हम ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि, चलो मैं बताता ही नहीं हूँ, आप खुद मेरे को कमेंट करना कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ क्यों नहीं लगाया। अब मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता ना, तो v नहीं पता, हमें बस u पता है। अच्छा, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूँ तो 0 हो जाएगा, तो अगेन शायद हम यहाँ से भी इस बार निकाल ले, लेकिन हमको v नहीं पता है तो यहाँ से नहीं निकल पाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है? हमें टाइम तो इसमें है ही नहीं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसमें निकालेंगे कैसे? अगेन ये भी तरीका है। ठीक है, आइए इसको रब कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, s कितना है हमारे पास में? 0। u कितना है हमारे पास में? u है प्लस का u। t कितना है? टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस का हाफ। a कितना है? a है माइनस का g, और ये हो जाएगा कैपिटल T स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा u t माइनस का g t स्क्वायर बाय 2, इधर आकर के हो जाएगा प्लस का, तो हो गया g t स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू ut। अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं तो मैं चीज़ों को अगर कॉमन लेता हूं, चलिए मैं इस वाले स्टेप में कॉमन ले लेता हूं, किसको कॉमन ले रहा हूं मैं? t को, कैपिटल T को। तो कैपिटल T लिया कॉमन, तो u माइनस जी टी बाय 2, ये हो गया 0। दो चीज का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो t की क्या क्या वैल्यू आ जाएगी? या तो t 0 होगा, और दूसरी तरफ या तो ये 0 होगा तभी मल्टीप्लीकेशन 0 आएगा, या फिर ये पूरा का पूरा टर्म 0 होगा। तो u जी टी बाय 2 0। तो यहाँ से एक सॉल्यूशन आ गया टाइम का 0। ये 0 पता है क्या कह रहा है? ये 0 ये कह रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू 0 है। कब? जब वो ग्राउंड पे ही है, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये है ना कि यहीं पे वापस कब आ गया, तो एक तो t इक्वल टू 0 पे यहीं पे था, इसलिए t की वैल्यू 0 आई है। कब डिस्प्लेसमेंट 0 था? जब टाइम की वैल्यू 0 थी। अब कब दोबारा से डिस्प्लेसमेंट 0 होगा? वो यहां से मिलेगा। तो जी टी बाय 2 इक्वल्स टू यू। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या हमारे पास है, मैं इधर लिख देता हूं इसको, 2u बाय जी बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट। देख लेता हूं एक बार बेटा, विजिबल तो है, आप लोग इसे नोट करिएगा, पॉज करके स्क्रीन को जरूर से नोट करिएगा। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, यानी कि यहां से पूरा वापस आने का टाइम 2u बाई जी। अच्छा, यहां से यहां तक जाने का टाइम u बाई जी। तो अगर मेरे को यहां से यहां तक, अब जरा ध्यान सुनिएगा,
मेरे पास में यहां से यहां तक का टाइम कितना है, क्योंकि हमें पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट की जो इक्वेशन बनती है वो बनती है टी ए प्लस टी डी। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 2u/g। टाइम ऑफ एसेंट कितना आ गया u/g। तो टाइम ऑफ डिसेंट कितना आएगा, इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो 2u/g में से एक u/g सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा अगेन u/g। जरा ध्यान से अगर आप देखो तो जितना टाइम ऑफ एसेंट आया क्या उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट आया, क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ एसेंट का 2 गुना था। तो कई बार आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट होगा और 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट भी होगा, क्योंकि हमारे पास में टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है। तो ये सारे का सारे कंक्लूजन वाले रिजल्ट थे। आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ना ये याद रखना है और एक आपको ये याद रखना है। आप तो बस 2 याद रखो, तीसरा तो आप दिमाग में ही सॉल्व कर लोगे। 2u/g, u/g को x मान लो, 2x में से एक x गया तो टाइम ऑफ डिसेंट कितना आ जाएगा x। x आपने किसको माना था, u/g को माना था। तो आपके काम की चीज बस ये 2 इक्वेशन है, लेकिन साथ ही साथ आप सिचुएशन को भी याद रखेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि बच्चे रिजल्ट तो याद रख लेते लेकिन ये सिचुएशन नहीं याद रखते कि कब ऐसा है। आपको क्या याद रखना है, मैंने ग्राउंड से फेंका तो जाने का समय u/g और जाने से लेकर के आने का समय 2u/g, जहां पे u जो है वो इनिशियल स्पीड जो उसने ग्राउंड से दी है। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग नोट कर रहे होंगे। मैं अब इसको रब करने जा रहा हूं, एक बार मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, देख रहा हूं, हाँ सब कुछ तो विजिबल है। चलिए तो हमारे पास में पहला सवाल दूसरा सवाल हो गया। अब आइए तीसरा सवाल करते हैं। हम लोग ये निकालते हैं कि हाइट मैक्सिमम कितना है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आइए हम लोग निकालते हैं मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या आने वाला है। अब इन्हीं को मैं आगे चल करके इन फ्यूचर क्लासेस अगर मैं आगे के लेक्चर में न्यूमेरिकल भी लूंगा और हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे। और ऐसा नहीं है सर फिर तो बहुत ही बेसिक सवाल ले लोगे आप, u/g की वैल्यू दे दोगे सीधे वैल्यू आंसर निकालोगे, तो सर वो तो हम भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं उन कॉन्सेप्ट को जब मिक्स करूंगा ना, तब जब फॉर्मूला लगाओगे तब आपको फायदा होगा। एक सिंगल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला याद रखने से और उस सिंगल कॉन्सेप्ट पे सिर्फ वैल्यू पुट करने से आंसर निकालने से कुछ नहीं होगा, ऐसे फिजिक्स नहीं आएगी। जब आप मल्टीपल कॉन्सेप्ट को कंबाइन करोगे तब आपके दिमाग में फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छा ये इतनी सिचुएशन ये बन रही है, उसके आगे सिचुएशन ये बन रही है। तो जब मैं आपको मिक्स वाले सवाल कराऊंगा जो कि अगले लेक्चर में या फिर उससे अगले लेक्चर में लेंगे, और आप लोग ये चिंता मत करो सर ये खत्म कब होगा, ये खत्म हो जाएगा लेकिन ऐसा खत्म करेंगे कि उसके बाद कुछ बचेगा नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ बन जाएगा। मैं आपको ये प्रॉब्लम सीरीज वाली क्लासेस में भी बताऊंगा जब मैं सिर्फ और सिर्फ सवाल आपको करके दिखाऊंगा। अभी तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और उसके बाद कुछ कुछ मिक्स सवाल ले रहे हैं। बेसिकली ये फाउंडेशन बैच है, संगम बैच एक फाउंडेशन बैच है जिसमें हम पूरी थ्योरी कवर करते हैं और पूरे न्यूमेरिकल कवर करते हैं जितनी वैरायटी के पॉसिबल हो सकते हैं। प्रॉब्लम इंटेंसिव प्रैक्टिस के सेशन हम अलग से लेंगे, उसकी एक प्लेलिस्ट एक अलग बना देंगे, वो बाद में, पहले सिलेबस आधे ज्यादा कवर हो जाए। चलिए आइए मैक्सिमम हाइट हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ पे। और अगेन मेरे को पता है कि सर न्यूमेरिकल में ही दिक्कत होती है, मैं फिर बोल रहा हूँ असल में आपको ऐसा लगता है कि न्यूमेरिकल में दिक्कत है। पहले आप लोग थ्योरी अच्छे से कवर कर लो, थ्योरी अच्छे से कवर कर लो। और क्या मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूँ, यही न्यूमेरिकल है अपने आप में। थॉट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थॉट ना आपकी थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना न्यूमेरिकल, थॉट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल के रूप में सवाल बन सकता है, जी एक वेरिएबल की तरीके से मान लो कि जी एक तो पैरामीटर हो गया, अननोन हो गया, जरूरी थोड़ी इसकी वैल्यू 10 हो, अल्फा मान लो उसे। इरोडोव में सवाल अल्फा मान करके दे रखे, ओमेगा माना हुआ है एक्सेलरेशन को जगह जगह। मैं आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट से उन सवालों को करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक ऑप्टिमम लेवल होता है कंसेप्ट बिल्डिंग का, उतना लेवल तो पहुंचो तभी आपको समझ में आएगा, वरना प्रॉब्लम सॉल्विंग करते करते कुछ नहीं होने वाला है। दुनिया में इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन है, कितने कर लोगे, हर दिन एक नया सवाल आपको मिलेगा। तो पहले एक नेसेसरी चीज अपना फाउंडेशन बिल्ड कर लो कि हाँ अगर कल को कोई नया सवाल आए ना तो उस सवाल में जो नयापन है बस वो हमें जानना पड़े। बाकी हम ऐसा कभी नहीं होगा कि इन चीजों को पढ़ करके आप सवाल में बिल्कुल आप रुके हुए, आपसे सवाल हो ही नहीं रहा, आपको समझ ही नहीं आ रहा कौन सा लगना है सवाल, ऐसा कभी नहीं होगा। आप पढ़ोगे अच्छे से तो आपको इतना जरूर पता है मेरा कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है, जो कि फिलहाल मेरे को याद नहीं है। कैसे लगना है वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ हम लोग सीखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, फोकस करते हैं, टाइम बहुत वेस्ट कर लिया हमने। मैक्सिमम हाइट, तो तीसरे पॉइंट में हमसे क्या पूछा हुआ है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल एच से, एच मैक्स भी बोल देते हैं। चलिए
तो h का फॉर्मूला निकालते, तो यहां से लेकर के यहां तक का मैक्सिमम हाइट निकालना है, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? आइए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। सर आपको कैसे याद है? देखो सुनो ध्यान से, v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी वो भी लगा सकते थे हम, लेकिन उसमें क्या डिस्प्लेसमेंट है तो लगाने का कोई फायदा नहीं है। लगा दोगे लेकिन उससे आपका रिक्वायर्ड आंसर नहीं आएगा। अच्छा, तीसरा फॉर्मूला s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, मैं आपको वो भी अप्लाई करके दिखाता हूँ। खैर हम लोग ये सारी बातें कर चुके हैं पहले से, ये बस मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो बच्चे नए हैं उनको। अगर जो लोग डायरेक्टली इस पे आ गए हैं उनको ऐसा लगेगा कि सर आपने यही क्यों लगाया, ये क्यों नहीं लगा। तो ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 3 में, 4 में, 5 में, इसीलिए इतना टाइम लगा है मेरे को चीजों को कवर करने में। आइए पहले हम इसके थ्रू लगाते हैं। तो यहां से यहां तक का मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो यहां का मेरे को इनिशियल वेलोसिटी तो पता है जो कि है u, तो यूज कर। v कितना है? v है 0। a कितना है? a है माइनस का g, क्योंकि g तो उसकी वैल्यू है, साइन उसका नेगेटिव है। s क्या है? s है मैक्सिमम हाइट। अब देखिए ये दोनों माइनस कैंसिल हो गए, तो क्या मेरे पास में यू स्क्वायर बराबर 2gh आ गया। इसका मतलब h की वैल्यू कितनी आ गई? यू स्क्वायर बाय 2g। नींद में भी याद होना चाहिए। अगेन सिर्फ इतना सवाल नहीं आएगा आपको u दे देंगे और आपको मैक्सिमम हाइट पूछेंगे, इतना सवाल नहीं आएगा। सवाल में बहुत कुछ हो रहा होगा, एक छोटा सा पार्ट होगा उसके अंदर हाइट निकालने का, तो आप डायरेक्टली निकाल पाओ उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है और प्रोसेस भी समझ लो कि क्यों। अच्छा सर इससे निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ऐसा डाउट है तो करके देखो, ठीक है। एस की वैल्यू ऊपर की तरफ h, तो h हो गया पॉजिटिव। समझ रहे हो यहाँ पे h पॉजिटिव क्यों रखा? क्योंकि ऊपर की तरफ था। लास्ट वाले केसेस में मैंने आपको बताया था h नीचे भी आ जाता है। h मतलब जब नीचे की तरफ होता है, जब हम यहाँ पे खड़े रहते हैं, केस फर्स्ट, जब हम चीजों को ड्रॉप करते तो उस वाले केस में हम h को नेगेटिव ले सकते हैं। वो सवाल भी मैंने करके आपको दिखाया हुआ है। तो h की वैल्यू s हो गई है। अच्छा u कितना है? u तो u है। सर टाइम क्या है? तो क्या यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता है आपको? u बाई जी। अब देखिए इस सवाल को करने के लिए आपको यहां से यहां तक का टाइम चाहिए, जो कि आपको पिछले केस में याद था, तभी हम ये कर पाए। प्लस हाफ a कितना है? a माइनस का g। टाइम कितना है सर? यहां से यहां तक का टाइम u बाई जी, यानी कि u स्क्वायर बाय जी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो क्या हो गया, ये u स्क्वायर बाय जी, ये हो गया हमारे पास में। एक जी ने एक जी को मार दिया, तो माइनस का u स्क्वायर बाय 2g। तो अब देखिए u स्क्वायर बाय जी को अगर मैं x बोलूं, u स्क्वायर बाय जी को अगर मैं x बोलूं, तो ये मेरे पास में h क्या लिखा हुआ है? x माइनस एक्स बाय 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा x बाय 2। x में से हाफ ऑफ x गया तो क्या आता है? x बाय 2। अच्छा अब x तो आपने माना है, तो x क्या है हमारे पास में? u स्क्वायर बाय जी, और ये हो गया 2। तो दोनों से देखिए मैक्सिमम हाइट सेम आया। सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करी है, हमने बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट को डेवलप किया है। अब तो बस इतना समझो, क्योंकि आपने यहाँ पे रखने के लिए आपको टाइम का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैंने आपको याद करने के लिए भी बोला हुआ है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ये याद रखना है। तो एक फॉर्मूला हमारे पास में ऊपर जाने का क्या आ गया? u बाई जी। ऊपर से नीचे आने का मतलब नीचे से पूरा नीचे आने का, ग्राउंड से ग्राउंड आने का 2u बाई जी, यानी कि टाइम ऑफ लाइट। तीसरा फॉर्मूला क्या आ गया? u स्क्वायर बाई जी। क्लियर है इतनी बात? अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या सॉल्व कर रहे हैं सर हम? अब हमसे एक चीज पूछी गई है इसमें कि सर ग्राउंड पे जब स्ट्राइक कर रहा है, ग्राउंड पे जब स्ट्राइक कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? फाइंड वेलोसिटी एट टाइम ऑफ स्ट्राइक। जब वस्तु ग्राउंड पे गिर रहा है तो उसकी स्पीड कितनी होगी? और अगेन सवाल करेंगे, आंसर भी याद भी रखेंगे कि v का एक्सप्रेशन क्या आने वाला है। याद रखना केस फर्स्ट में जब हमने वस्तु को यहां से यहां ड्रॉप किया था, तो जब v की वैल्यू क्या आई थी? √2gh। क्या सर यहां भी यही आएगा? अरे पगले, सिचुएशन वो है ही नहीं, सिचुएशन तो नीचे से जा रहा है फिर वापिस आ रहा है, तो क्या होगा उसको फाइंड करते हैं। तो हमें ये वाली इक्वेशन लगानी चाहिए, v बराबर u प्लस ए टी। अब मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा कि सर यही क्यों लगा रहे हैं, आप ये वाली भी लगा के देखिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as लगा के देखिए। मैं आपको चेक भी करके दिखाऊंगा, आप लोग पॉज करके कर सकते हैं पहले दोनों से। अब सुनिए मेरी बात, तो आपको v फाइंड करना है, वापिस आने का v फाइंड करना है।
तो v तो आपको फाइंड करना है। u ऊपर की तरफ पॉजिटिव, a नीचे की तरफ, तो g माइनस का g। टाइम कितना ऊपर से नीचे आने का 2u/g। देखिए यहाँ पे यूज हुआ कि नहीं हुआ, यूज हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या हो गया हमारे पास में u माइनस 2u, तो v की वैल्यू क्या आ गई है माइनस का u। अब अगेन माइनस का u का मतलब क्या है, जिस स्पीड से आपने ऊपर की तरफ फेंका था उस स्पीड से नीचे की तरफ जाएगा, u प्लस u माइनस, तो जाने वाली स्पीड और आने वाली स्पीड सेम ही होगी। लॉजिक भी यही कहता है, मैंने किसी वस्तु को ऊपर से नीचे से फेंका तो वो ऊपर गया, आपने नाइन्थ से आपको पता होगा, जितनी काइनेटिक एनर्जी मैंने उसे दी, नाइन्थ क्लास में आपको पता होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी काइनेटिक एनर्जी मैंने उसको दी, पहले सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी बन गई और उतनी ही बन गई, कोई लॉस नहीं हुआ। फिर जब दोबारा वस्तु आई उसी लेवल पे आई तो उतनी ही काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। याद रखना लेवल सेम है, लेवल सेम है। यहां से फेंका था और जब दोबारा आया तो वही स्पीड गेन करी। यहां से जाने तक u आया माइनस u, क्योंकि वो नीचे की तरफ है, दोनों की स्पीड सेम है बट वेलोसिटी डिफरेंट है। तो दोनों का जो एक बार जाने का u है, एक बार आने का u है, इसीलिए साइन का अंतर है और कोई बात नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनिए, क्या सर इससे भी सॉल्व कर सकते हैं क्या? करके देख लो। हमें v निकालना है, u हमारे पास में है, ठीक है। अब सुनिए 2, a कितना है, a है माइनस का g, a है माइनस का g, s कितना है, s है 0, s क्या हो गया, s हो गया 0, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर आ गया। तो v की वैल्यू कितनी आ गई है, अंडर रूट यू स्क्वायर, अंडर रूट लगाया तो प्लस माइनस, तो v की वैल्यू क्या आ गई, प्लस u एंड माइनस u। अब सुनिएगा ध्यान से, सर v की वैल्यू प्लस u क्यों आई है, प्लस तो ऊपर की तरफ होगा, तो इसको कर देंगे हम इग्नोर और ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऐसी कंफ्यूजन होती है, तो मैं इसमें ज्यादातर फायदे वाला फॉर्मूला यही होगा। ठीक है, इतनी बात। अब सुनिए, देखिए दो आंसर पता है क्यों आया है, क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट को जीरो किया है ना, तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो था तब उसकी एक ऊपर की तरफ u स्पीड थी, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला आया। और जब डिस्प्लेसमेंट फिर से जीरो हुआ तो उसकी नीचे की तरफ स्पीड u थी, इसलिए ये वाला फॉर्मूला आया है। तो मैं आपको हर एक केस का क्लैरिटी दे रहा हूँ, आंसर आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन क्यों आ रहा है वो भी आपको याद होना चाहिए। तो ओवरऑल क्या क्या पढ़े हम इस वाले टॉपिक में, 2u/g, u/g, u स्क्वायर बाय 2g मैक्सिमम हाइट, और जब जिस स्पीड से ऊपर जा रहा है उसी स्पीड से नीचे आ रहे हैं। ये 4 केसेस आप लोग याद रखेंगे। हम लोग आगे बढ़ते इसमें 5वां सवाल लेते जो कि एक जनरल केस है, मेरे को कुछ आपको इसमें फील कराना है, कुछ मेरे को आपको इसमें बताना है। ठीक है, आइए अब मैं ये सब हटा देता हूँ। ठीक है, ये सब मैंने हटा दिया और साइड में मैं एक फॉर्मूले की समरी भी बना देता हूं, आप लोग बना करके उसे रेड पेन के बॉक्स में क्लोज कर देना कि हाँ हमें ये तो जरूर याद रखना, हाँ करने भी आना चाहिए। वो तो 2-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आप समझोगे कि करते कैसे, उस चीजों को सॉल्व कैसे करते हैं, जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया। और हर फॉर्मूला लगा के देखो, आपका दिमाग खुद बताएगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे सुटेबल है। आइए क्या क्या सीखे हम, तो टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे पहले 2u/g, फिर टाइम ऑफ एसेंट क्या है ये u/g, और यही क्या हो जाएगा टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा। h मैक्स मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट कितना है u स्क्वायर बाय 2g, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड क्या है वो -u। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। आइए 5th क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 5th क्वेश्चन ये बोला हुआ है, फाइंड द वेलोसिटी when object reaches at half of maximum height from ground। सवाल समझिए, मैं आपको दोबारा से बताता हूं। ये हाइट मैक्सिमम है, तो जब वो हाफ मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया था, बीचों बीच उसकी स्पीड क्या थी, आते वक्त बता दो या फिर जाते वक्त बता दो। समझदार बालक यही कहेगा कि सर दोनों की सेम होगी, क्योंकि सेम लेवल पे सेम वेलोसिटी होती है, सेम लेवल पे बस ऊपर और नीचे का फर्क होता है। सेम लेवल पे जाते वक्त अगर u है तो उसी लेवल पे आते वक्त -u, तो सेम लेवल पे जाते वक्त अगर मान लो कि x होगा प्लस का, तो आते वक्त माइनस का x होगा। तो मैं तो दोनों बता सकता हूं, तो बस मेरे को क्या याद रखना है कि मेरे को मैक्सिमम हाइट के हाफ पे देखना होगा। तो आइए थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लेते हैं।
चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए। अगर ये मैक्सिमम हाइट है तो हमसे ये पूछा हुआ है कि जब वो यहाँ पहुँच गया था, h/2 पे पहुँच गया था, h/2 पे पहुँच गया था, तब इस वस्तु की स्पीड बता दो मेरे को, जाते वक्त बता दो, और सेम लेवल है तो आते वक्त बता दो। दोनों में सिर्फ और सिर्फ साइन का अंतर होने वाला होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। हमने ग्राउंड से फेंका था u स्पीड से। अच्छा, हमें आगे पता भी है कि जब आएगा तो ये -u से आएगा, इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम यहाँ की स्पीड भी दोनों जगह की बता सकते हैं। आइए कैसे बताएंगे, सुनिएगा ध्यान से। मेरे पास में h का फॉर्मूला है, क्योंकि मेरे को तो h ही गिवन है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ और सिर्फ h दिया हुआ है। हमको पता है कि जो मैक्सिमम हाइट होता है वो होता है u²/2g। सर तो h/2 कितना हो जाएगा, h/2 हो जाएगा u²/4g हो जाएगा। इसका मतलब सर हमसे ये पूछा हुआ है कि ग्राउंड से लेकर के जब डिस्प्लेसमेंट u²/2g है और ऊपर की तरफ है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, u²/4g। सॉरी मैंने पहले 2g बोल दिया, 4g। हाफ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम का हाफ होगा। मैक्सिमम कितना था, u²/2g, इसका हाफ क्या होगा, u²/4g, और ऊपर की तरफ है तो प्लस का होगा। तो मेरे पास में s दे रखा है, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है माइनस का g। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस का u। मैं तो फॉर्मूला लगा दूंगा सर, कौन सा, v² - u² = 2as। बेटा विजिबल होगा ये, हाँ जी विजिबल है, ठीक है। चलिए, मेरे को बहुत सारी चीज़ें बतानी है, इसीलिए मैं आपको एक जगह पे कंबाइन करके बता रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा बड़ा ही लिख दूँ, चलो ठीक है, आगे से मैं बड़ा लिखूंगा। तो v क्या है मेरे पास में, वही तो मेरे को फाइंड करना है। तो v², u कितना मेरे पास में, प्लस का u, तो हो जाएगा u², क्योंकि प्लस के u का स्क्वायर u² ही होगा। 2 a कितना है मेरे पास में, a है माइनस का g। s कितना है, s है u²/4g। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में क्या आने वाला होगा उसे समझिए। माइनस का u², इधर वाले को सॉल्व करा मैंने राइट हैंड साइड को, तो नीचे बचा डिनोमिनेटर में 2, ये बेसिकली 2g है तो नीचे 2g बच जाएगा, और माइनस का, तो माइनस का u²/2g। तो वेलोसिटी का जो स्क्वायर होगा यह आएगा u² - u²/2g। जी से जी पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ u²/2 बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास में आंसर क्या आएगा, u²/2 आएगा। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को तो v की वैल्यू निकालनी है, मेरे पास में v² बराबर u²/2 है, तो v कितना हो जाएगा, √u²/2, और ये 2 रूट आएंगे पॉसिबल, प्लस माइनस। जब मैं u² को बाहर निकालूंगा तो प्लस माइनस u/√2। क्या आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है कि सर 2 स्पीड इसीलिए आ रही है, एक स्पीड होगा ऊपर जाने वाला और एक स्पीड होगा नीचे आने वाला, क्योंकि ये बातें हमने पहले ही डिस्कस कर ली है कि सेम हाइट पे जब हमारा h मैक्स भी है तो जाते वक्त जो u होगा वो होगा प्लस का u/√2, और आते वक्त जो v होगा, सॉरी जाते वक्त जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगा u/√2, आते वक्त जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो होगा माइनस का u/√2। इतनी बात आपको क्लियर है। ये बातें हमने पहले डिस्कस कर लिया कि इस वाले केस में, मोशन अंडर ग्रेविटी के केस 2 में सेम लेवल पे 2 तरह की वेलोसिटी होगी, एक होगी ऊपर की तरफ और एक होगी नीचे की तरफ। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसलिए दोनों के साइन में चेंज आएगा, मतलब एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। इतनी बात आपको क्लियर है। तो आपको ये पूरा केस आपको याद रखना है। इस वाले को आप लोग याद भी रख सकते हैं कि u/√2 जाने वाला, u/√2 आने वाला। नहीं याद रखोगे तो बस करना कैसे उसको समझ लो। हाँ, आपको याद ये जरूर रखना है, बड़े सवालों में ये बहुत काम आता है, और अगर ये याद है तो और बड़े सवालों में और कम टाइम लगेगा। अगेन आपको ऐसा लगेगा कि ना सर रटवा क्यों रहे हो, ये रटना नहीं है, चीजों में क्लैरिटी है। ये हमको विश्वास है अपने डराइव किए हुए रिजल्ट पे, जो हमने प्रैक्टिस के थ्रू निकाला हुआ है। ये रटना नहीं है, इसको रटना नहीं बोलते। और अगर आपको रटना लग रहा है तो पहले रट ही लो इसे। रट लोगे जब तो आप वो सवाल कर दोगे जिसमें लोगों को 5-5 मिनट लग जाते हैं, वो आप कर दोगे 1.5 से 2 मिनट के अंदर, और आप डरोगे भी नहीं, आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओगे। कई बार क्या होता है ना, हमारे अंदर जो फियर होता है सवाल को लेकर के, वो उसके कैलकुलेशन का होता है, बट हमको कंसेप्ट का लगता है। कंसेप्ट का फियर हो ही नहीं सकता, हर टीचर सब कुछ पढ़ा रहा है,
ये बच्चों के एंड के ऊपर है कि आप कितना चीज अपना दिमाग में याद रख सकते हो, और कितना याद रखोगे ये बात आपको एक अच्छा टीचर बताएगा कि कितनी चीज को याद रख करके फायदा होने वाला है। ज्यादा याद रखोगे तो फिर तो एग्जैगरेट करोगे आप उन चीजों को, तो आप चीजों में प्रैक्टिस फिर कम कर दोगे और आप हर चीज याद रखोगे। हर चीज याद नहीं रखनी है, मैं जो आपको बता रहा हूं ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है और यही एटमोस्ट रिक्वायरमेंट है, टू द पॉइंट यही चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं कुछ एक दो, किसके, मोशन अंडर ग्रेविटी के केस फर्स्ट वाले। केस फर्स्ट क्या कहता था, हाइट पे जाकर के चीजों को रिलीज करेंगे। 2 सवाल करेंगे और फिर सेशन को वाइंड अप करेंगे। चलिए उसके आगे भी पढ़ेंगे अगले क्लासेस में, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा, मैं आपको चीजें ओवरलोडेड नहीं कर रहा हूं। अपन तो एक एक चीज बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हैं, हर एक डाउट को क्लास में ही सॉल्व कर दे रहे कि कौन सी इक्वेशन कहाँ लगानी है और कौन सी इक्वेशन कहाँ नहीं लगानी। ये मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये तो केस 2 के फॉर्मूले है। आइए, फॉर्मूले बिल्कुल आपको दिमाग में याद होने चाहिए। चलिए सवाल में लिखता हूं, मोशन अंडर ग्रेविटी के टाइप फर्स्ट के जो सवाल है उसका जो टाइम पीरियड होता है, यानी कि ऊपर से मैं जब रिलीज कर देता हूं तो होता है 2h/g, पहला सवाल, पहला फॉर्मूला सॉरी। और जब ग्राउंड पे बॉल आती है, कोई वस्तु जब आती है स्ट्राइक करती है, तो वो क्या होता है √2gh। बस यही दो आपको याद रखना है, फिर तो आप चीजें खुद सॉल्व कर लोगे जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके, कौन से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लगा करके, ठीक है। बाकी जरूरत पड़ेगा नहीं, हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए पहला सवाल लेते हैं। ये सवाल किस पे, पहले हेडिंग लगा लो एक, न्यूमेरिकल ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी। हेडिंग में आपको इसलिए लगाता ताकि आपको रिवीजन करते वक्त पता हो कि चैप्टर में क्या क्या है। इससे क्या होगा ना, अभी सर आपको टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप कॉपी नहीं भी उठाओगे तब भी आप रिवाइज कर पाओगे कि हाँ मेन हेडिंग तो हमारे पास में ये चीज थी। एक अच्छे नोट्स की पहचान यही होती है, न्यूमेरिकल ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी केस फर्स्ट, कि आपको आंख बंद करके भी पता हो कि मेरे नोट्स में क्या क्या है। सुंदर नहीं लिखना है, साफ लिखना है और कंप्लीटली हमारे दिमाग में वो चीज हो, ठीक है। आइए पहला सवाल लेते हैं। एक यहां पे टैप है, नल लगा हुआ है एक, अब बेसिक सा मैंने नल बना दिया है, ठीक है, नल है। अब क्या हो रहा है ना, इस नल की खास बात क्या है, फॉल्स वाटर ड्रॉप in 1 second, in each second, हर सेकंड एक एक ना वाटर ड्रॉप ना गिर रही है, हर सेकंड एक एक वाटर ड्रॉप गिर रही है, ठीक है। जैसे ये पहली वाटर ड्रॉप जो कि नल में ही है, ये था टाइम 0, अब वही वाटर ड्रॉप 1 सेकंड तक यहां आ गई, ठीक है। फिर जो 1 सेकंड वाली थी वो 2 सेकंड पे यहाँ आ गई, जो 2 सेकंड वाली थी वो अगले 1 सेकंड में यानी कि 3 सेकंड पे सीधे के सीधे ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रही है। आपको सिचुएशन ये दे रखा है, क्लियर है इतनी बात। अब आइए, हमसे ये बोला हुआ है फाइंड हाइट ऑफ ईच ड्रॉप, हर एक ड्रॉप की हाइट पूछी है, फाइंड हाइट ऑफ ईच ड्रॉप फ्रॉम ग्राउंड, टाइम इक्वल टू 3 सेकंड पे, जो 0 पे निकली है वो 3 सेकंड पे ग्राउंड पे पहुंच गई है। अच्छा, जो 0 पे निकली है वो 1 सेकंड पे यहां पहुंच गई, लेकिन अब एक और ड्रॉप तो निकल रही होगी क्योंकि हर एक सेकंड पे एक ड्रॉप निकल रही है। एक वाली इधर आ गई, दूसरी तैयार होगी, फिर दूसरी और नीचे आ गई, फिर तीसरी वाली तैयार होगी। तो सिचुएशन मैंने टाइम का फोटो बना दिया है, एक पर्टिकुलर टाइम इक्वल टू t सेकंड पे फोटो बना दिया कि ये सब सिचुएशन हो रही होगी। तो हमसे यही हाइट पूछा हुआ है। अब आइए कैसे निकालेंगे इन्हें। देखिए मैं तो क्या करता हूँ, मैं तो पूरे केस को एनालाइज कर देता हूँ, पूरे केस की हर एक चीज धज्जियां उड़ा देते सवाल की। हमें आंसर तो मिल ही जाएगा, वो तो मिलना है, वो तो तय है हमारे पास में। आइए तो क्या हो रहा है ना, अच्छा टैप जो है, टैप फिक्स होता है, टैप फिक्स होता है तो टैप की कोई वेलोसिटी थोड़ी होगी, टैप की कोई वेलोसिटी होगी नहीं, टैप तो रुका हुआ रहेगा। तो जो इससे जो ड्रॉप निकल रही होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, याद आ रहा है, कोई भी एजेंट जो h हाइट पर है वहां से कोई वस्तु छोड़ता है तो जो वस्तु नीचे की तरफ आती है उस वस्तु की जो इनिशियल स्पीड होती है वो रिलीज करने वाले एजेंट की स्पीड के बराबर होता है। रिलीज करने वाला कौन है, टैप।
टैप तो सर फिक्स है। अगर टैप फिक्स है तो टैप की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और जब रिलीज हो रहा है, जब ड्रॉप रिलीज हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि टैप की वेलोसिटी रिलीज के टाइम पे कितनी है, 0 है। पूरी स्टोरी मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया है बिल्कुल डिटेल में। आप तो इससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि सर अगर आपने मेरा कोई लेक्चर देखा, जब मैं हर चीज में डेप्थ में जा रहा हूं, तो लास्ट में तो डेप्थ में गया हूंगा ना। इंटू 2 की स्पीड पे देख लो कि हाँ हमें अगर बहुत सी चीजें आती है तो क्या कुछ इन सर ने कुछ अलग बताया क्या, अलग तो नहीं बताऊंगा लेकिन अलग तरीके से बताऊंगा। तो अच्छा तो यही होगा कि आप एक बार आराम से लेक्चर को अटेंड कर लो, टाइम निकाल करके। आप टाइम इन्वेस्ट करो अपने ऊपर, वेस्ट नहीं करो, इन्वेस्ट करो, ठीक है। आइए सवाल पे फोकस करते हैं। देखिए अगर जो t इक्वल टू 0 पर है उसकी स्पीड तो 0 होने वाली है, लेकिन जो 1 सेकेंड पर है उस ड्रॉप की स्पीड कितनी हो जाएगी। सर नीचे की तरफ मैंने मान लिया है प्लस और ऊपर की तरफ मैंने मान लिया है माइनस, क्योंकि ऊपर की तरफ इसमें कोई लफड़ा ही नहीं है, सब कुछ तो नीचे की तरफ ही है, चीजें मूवमेंट हो नीचे की तरफ रही है, इसलिए मैंने ऐसा माना हुआ है। तो इस वाले ड्रॉप की नीचे की तरफ स्पीड कितनी हो जाएगी 1 सेकेंड में। तो याद रखना ये ग्राउंड है, सिचुएशन में दोबारा से बना रहा हूं, किसी भी हाइट से जब वस्तु नीचे की तरफ गिर रही होती है, इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v बराबर u तो 0 है, और एक्सेलरेशन कितना है नीचे की तरफ g, तो g इंटू में t। अच्छा थोड़ा और मैं लॉजिक बता दूं, तो v की वैल्यू, g की वैल्यू जो 10 है तो 10t कर दो। अब t की वैल्यू 1 सेकेंड है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, और सर यहाँ पे कितना आ जाएगा स्पीड, यह आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, और सर जब ग्राउंड पे जब स्ट्राइक कर रहा होगा तब कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। देखो मैंने कितना इजीली बना दिया, एक केस आप समझो और उससे आप बहुत सारे आंसर लिख दोगे। तो इस वाले ड्रॉप की स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। अब 1 सेकंड के बाद कितनी होगी 20 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड के बाद फिर कितनी होगी 30 मीटर पर सेकंड। तो आपसे ऐसा ही पूछ सकते हैं जो ड्रॉप t इक्वल टू 0 सेकंड पे निकली थी वो ग्राउंड पे कितनी स्पीड से गिर रही है। तो हमको तो पता है ना ग्राउंड पे गिरने में 3 सेकंड लग रहा है, 3 सेकंड में कितनी हो जा रही है स्पीड, v इंटू में v बराबर g इंटू में t। g कितना है 10 हमने माना हुआ है, तो कितना हो जाएगा 10 गुना 3 यानी कि 30। इसका कितना हो जाएगा 10 गुना 2 यानी कि 20। इसका कितना हो जाएगा 10 गुना 1 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। इतनी बात क्लियर है क्या सर। डिस्प्लेसमेंट भी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही तो हाइट होगा, बिल्कुल सही बात है, डिस्प्लेसमेंट ही हाइट होगा। आइए अगर मैं इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहूं, अच्छा क्या मैंने ये लिखा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन अंडर ग्रेविटी एट एनी टाइम t। तो ठीक है, ऐसा ही मैं क्या लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t। तो s क्या होगा, s होगा ut। तो u तो 0 है सर, इसीलिए तो बोला केस मैंने बनाया इसीलिए ताकि इजी हो जाए चीजें। 2 बार करोगे आपको खुद मन करेगा एक और बार करने का, ताकि मैं तो याद कर लूं और मेरे लिए बहुत बड़े बड़े केस आसान हो जाए। तो ut u इंटू में t 0 हो गया, हाफ g t स्क्वायर। अब जरा देखिए g की वैल्यू भी रख दीजिए, तो कितना देगा g की वैल्यू 10/2 t स्क्वायर। तो s कितना आ जाएगा 5 t स्क्वायर। मैं ये नहीं कह रहा हूं याद कर लो, एक बार दिमाग में रखोगे तो आपको पता रहेगा कि समय कैसे बचाना है, ठीक है। आइए तो s बराबर 5t स्क्वायर, इसका मतलब मैं अगर t इक्वल टू 1 रखूंगा तो मेरे पास में टॉप से लेकर के 1 सेकेंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, क्या मैं बता सकता हूं क्या। इसमें 1 रख दो तो कितना आ जाएगा 5 मीटर, क्योंकि 5t स्क्वायर, t की वैल्यू 1 तो आ गया 5 मीटर। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं दूसरे वाले टाइम पे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे मैं अगर डिस्प्लेसमेंट देखूं कितना होगा ऊपर से, कितना होगा वो ऊपर से, तो मेरे को कितना मिलेगा, देखिए कितना मिलेगा मेरे को। तो यहां से लेकर के यहां तक 2 सेकेंड अगर मैं रखूंगा तो क्या 5, 2 की वैल्यू 4, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 20 मीटर। ठीक ऐसे ही अगर बिल्कुल ग्राउंड तक की हाइट मेरे को पूछी है, जो कि पूछ भी सकता है, तो मैं क्या करूंगा t की वैल्यू 3 रखूंगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 5 जा 45, तो ये आ जाएगा 45। तो अगर एक सवाल हमसे ये भी पूछ सकता है कि टैप की हाइट कितनी होगी, मतलब सवाल आपको दे क्या रखा है कि वाटर ड्रॉप गिर रहा है और 3 सेकंड पे वाटर ग्राउंड पे आ जाता है, तो ग्राउंड से टैप की हाइट कितनी होगी, तो वो कितना आ रहा है 45 मीटर। सर इसी से तो सॉल्व कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, इसी से सॉल्व करना है, क्योंकि हमसे हाइट पूछा हुआ है, हर टाइम पे हाइट चेंज हो रही है, तो मैंने हाइट यानी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का इक्वेशन लिख दिया, उसको यूज कर लिया। हर हाइट पे वेलोसिटी अगर निकालनी है तो मैंने क्या किया, वेलोसिटी को टाइम पे, क्योंकि हर टाइम पे हाइट अलग अलग है, तो हर टाइम हाइट से डिपेंड हो रहा है,
हर टाइम पे हाइट डिपेंड हो रहा है और टाइम पे वेलोसिटी डिपेंड हो रही है, तो हर हाइट पे मैंने वेलोसिटी भी लिख दी एक तरीके से। बहुत कुछ है यहाँ पे सीखने को, ठीक है। आइए, अब कोई मेरे से ये बोले कि जो फर्स्ट वाला ड्रॉप है ये ग्राउंड से कितना ऊपर है, तो ये जो मतलब टैप की हाइट होगी वो 45 होगी। अच्छा, 1 सेकंड बाद कितना हो जाएगा हाइट, 1 सेकंड बाद हो जाएगा 45 में से 5 गया, 45 में से 5 को घटा दिया तो कितना बच गया हमारे पास में 40। 2 सेकंड बाद कितना हो गया, 45 में से 20 को घटा दिया तो कितना हो गया, 25 हो गया। मैंने बेटा ठीक तो किया है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। S बराबर 5t², 2 सेकंड की वैल्यू 2 दूनी 4, 5 चौक 20, हाँ सही है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप लोग इसे नोट करिएगा। चलिए, मैं यहां पे आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। क्या हो रहा है, ड्रॉप ना रिलीज हो रहा है। ड्रॉप क्या हुआ, रिलीज हुआ। आइए, जैसे ही ना ड्रॉप ना रिलीज हुआ तो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा। तो मैं अगर पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड कितना हुआ, 5 मीटर, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट सेकंड सेकंड कितना हुआ, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि 2 सेकंड में कितना हुआ, दूसरे सेकंड में कितना हुआ, ऐसे लिखता हूं मैं, सेकंड सेकंड, इसके आगे थर्ड सेकंड। मैं कुछ आपको यहां पे बताना चाहता हूं। तो देखिए, 2 सेकंड का मतलब मैंने आपको पहले बता रखा है t = 2 तक, लेकिन शुरू कहां से करना है, 1 से। तो इतनी हाइट कितनी होगी, तो पहले 2 तक की हाइट नाप लेंगे हम, वो कितना है 20, उसमें से 1 तक की घटा देंगे 5, तो 20 में से 5 को घटा देंगे, 20 में से 5 को हटा देंगे, कितना आ गया हमारे पास में, 15 आ गया। ठीक है, सही। अगर मेरे से S इन थर्ड सेकंड पूछा हुआ है तो 3 तक की हाइट निकालेंगे, लेकिन उसमें से घटा कितना देंगे, 2 तक का घटा देंगे। तो 3 तक का कितना है हमारे पास में, 45। 2 तक का अगर मैंने घटा दिया, यानी कि 20 घटा दिया 45 में से। मेरी बात को दोबारा से रिपीट करके सुनिएगा, तब और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये कितना आ गया, ये 25 आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ एक चीज कि फर्स्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, सेकंड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट और थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट का अगर रेशियो में निकालूं तो कितना आ गया, 5, 15 और ये 25, तो कितना आ गया, 1:3:5। एक खास बात दिख रही है क्या, एक खास बात इसमें आपको दिख रही है क्या, रेशियो हमारा ऑड नंबर में आया है। तो हमको एक चीज याद रखनी है कि जब भी कोई वस्तु h हाइट से ग्राउंड से रिलीज होती है, h हाइट से ग्राउंड से रिलीज होती है, तो उसका हर एक सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है वो हमारा ऑड नंबर रेशियो में होता है, 1:3:5। सर इसका फायदा कैसे होगा, इसका फायदा होगा, मान लो अगर ये हाइट ना बहुत ज्यादा होती तो मेरे पास में 3 सेकंड का हाइट आया हुआ है, 3 सेकंड का हाइट कितना आ गया मेरे पास में, 3 सेकंड का कितना आ गया, 45 आ गया। तो क्या 3 से लेकर के 4 का बता सकता हूं मैं, अगला ऑड नंबर क्या होगा, 7। तो अगर इस 5 की वैल्यू मान लो आप 2 से लेकर के 3 के बीच में 5 यूनिट चला है, तो 3 से लेकर के 4 के बीच में, 3 से लेकर के 4 के बीच में कितना आएगा, 7 आएगा। 4 से लेकर के 5 के बीच में कितना आएगा, 9 आएगा। तो अगर मेरे को किसी भी एक रेशियो का वैल्यू पता है तो मैं आगे भी वैल्यू निकाल सकता हूं। मैं आपको सवाल कराऊंगा सही समय आने पे। इसको बोलते हैं हम गैलीलियो ऑड लॉ, गैलीलियो ऑड नंबर लॉ। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन याद क्या रखेंगे हम लोग, जब चीजें यहां से रिलीज करी गई। सर ये ऐसा क्यों आया, सवाल खत्म हो चुका है, मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दी है। ऐसा क्यों आया, अगर बहुत ध्यान से देखो ना आप, तो nth सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है u प्लस में a/2 2n-1। अब जरा ध्यान देना, क्या अगर मैं s = 1 लिखूंगा तो क्या मेरे पास में u प्लस में a/2 2 × में 1 माइनस का 1 ये आने वाला है। अगर मैं s2 लिखूंगा तो u प्लस में a/2 2 × में 2 4 में से 1 गया तो आ गया 3, और ये हो गया हमारे पास में 1 आएगा ये, क्योंकि अगर मैं 1 रखूंगा तो 2 × 1 तो 1 ही आएगा। तो जरा ध्यान से देखो, u और a/2 तो दोनों में, यहाँ पे जो रेशियो आया है वो 1 आया है, यहाँ पे जो रेशियो आया है वो 3 आया है। जब मैं इसमें इसको घटाऊंगा, क्योंकि 2 में से फर्स्ट को घटाऊंगा
सॉरी घटाना नहीं है इसमें, ये सेकंड का है, ये फर्स्ट सेकंड का है, तो इनमें जो रेशियो जो आने वाला है ना वो कुछ इसीलिए ऑड नंबर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो नंबर होता है वो ऑड नंबर ही होता है, वो हमारे पास में क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो वही लॉजिक यहाँ पे लगाया है मैंने। बाकी आप लोग सवाल के थ्रू भी समझ सकते हो कि हाँ, जब मैंने पूरा बेसिक से कैलकुलेट किया, फॉर्मूला अगर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दो, फॉर्मूला अगर आप हटा दो, पूरा बेसिक से सॉल्व करोगे तो आपको क्या याद रखना है, अगर कोई वस्तु केस फर्स्ट वाले मोशन अंडर ग्रेविटी में हर टाइम पे डिस्प्लेसमेंट जो करती है वो ऑड नंबर के रेशियो में करती है। पहले 1 सेकंड में अगर मान लो कि 10 मीटर था, देखो रेशियो ऑड होगा, वो वैल्यू ऑड नहीं होगी। आप ये मत सोचो कि सर पहले जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा ऑड नंबर में होगा, या तो 5 मीटर हो सकता है या तो 7 मीटर, नहीं, वो 10 मीटर भी हो सकता है, एक इवन नंबर हो सकता है, लेकिन उसका जो रेशियो होगा वो ऑड होगा। अगर पहला 1 यूनिट का वैल्यू 10 है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, सही। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 5 है तो अगले का क्या होगा, 5 से 15 होगा, जो कि यहाँ पे आया भी है 5, और फिर पूरे में क्या आ गया, इस बीच में 15 हुआ, क्योंकि टोटल 20 हो गया। ऊपर से लेकर के नीचे तक 20 हुआ, तो बीच गैप में कितना चला होगा, 15 हुआ होगा। क्यों? क्योंकि 20 में से 5 को घटा दिया। मेरी बातों का आप लोग रिवाइंड करके दोबारा सुनिएगा। चलिए हम तो आगे बढ़ते हैं, करते हैं हम अब ग्राफ को एनालाइज करते हैं। हम केस 2 के मोशन अंडर ग्रेविटी के केस 2 के ग्राफ को एनालाइज करते हैं। मैं भूल गया उस चीज को बताना कि हाँ मेरे को ग्राफ भी बताना था, अभी मेरे दिमाग में है तो मैं आपको ग्राफ भी बता रहा हूँ। आइए, तो ग्राफ कैसे बनेंगे, क्योंकि मैंने आपको मोशन अंडर ग्रेविटी केस फर्स्ट के ग्राफ को डिस्कस किया हुआ है, तो इसीलिए मोशन अंडर ग्रेविटी केस 2 के, केस 2 क्या कहता है, जब आपने ग्राउंड से चीजें ऊपर की तरफ फेंकी होंगी तो हमें क्या क्या रिजल्ट मिले, उनका ग्राफ भी पॉसिबल होगा, बिल्कुल पॉसिबल होगा। मैंने आपको बताया हुआ है कि हर चीज का ग्राफ है, हर चीज का ग्राफ है, और काइनेमेटिक्स में जेईई एडवांस में ग्राफ का सवाल ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। कई बार तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और काइनेमेटिक को मिला करके बहुत अच्छा ग्राफ का सवाल आता है, वो भी हम लोग करेंगे आने वाले टाइम में। आइए, तो ग्राफ ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी केस 2 कैसे करेंगे समझिएगा। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं क्योंकि फॉर्मूले तो हम निकाल चुके। फॉर्मूला हमारे पास में क्या क्या आए हैं। सबसे पहला फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, बोलते रहो, 2u/g। टाइम ऑफ एसेंट कितना आया, जो कि डिसेंट के बराबर था, वो कितना था, u/g। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u²/2g। और फिर हमने निकाला कि जो फाइनल वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक आया वो कितना आ गया, -u। हमें तो वेलोसिटी एट हाफ हाइट पे भी पता है, u/√2, प्लस में ऊपर की तरफ, नीचे में माइनस की तरफ। खैर उसका यूज यहाँ पे नहीं होगा। तो पहला ग्राफ हम लोग बनाते हैं एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ। आपको पता होगा मैंने हमेशा बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा है, इसलिए मैं सबसे पहले, क्योंकि मैं यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा रहा हूँ, यूनिफॉर्म मोशन में सबसे आसान ग्राफ किसका होगा, एक्सेलरेशन टाइम का। हमने पूरे टाइम जो यहाँ पे जो मैंने ग्रेविटी ली, यहाँ पे इस वाले केस में जो मैंने ग्रेविटी ली थी वो मैंने नीचे की तरफ नेगेटिव लिया था, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो नीचे की तरफ बनेगा, -g। याद रखो, जब मैंने ऊपर से नीचे की तरफ जब मैंने फॉल कराया था केस फर्स्ट में, तो मैंने नीचे की तरफ प्लस बोला हुआ था, तो उसमें प्लस का जी पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल ग्राफ बना था। यहाँ क्या है, यहाँ स्लाइड चेंज होगा, वो सब आपके ऊपर है। अगर सर मैंने नीचे को यहाँ पे फिर से पॉजिटिव बोल दिया तो अगेन ग्राफ फिर पहले जैसा बनेगा, वो आपके ऊपर है। सर अगर कुछ नहीं बोला हुआ तो हर चीज सही है, आप जो बना दोगे वही सही है, लेकिन आप पूरा सिचुएशन ड्रॉ करना फिर कि आपने किसको प्लस माना किसको माइनस माना। दूसरा सवाल वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दूसरा सवाल वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जरा खुद सोचिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। जब आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर की तरफ जब आपने फेंका तो उसकी सबसे मैक्सिमम स्पीड थी, याद करिए, ग्राउंड से आपने चीजों को ऊपर की तरफ फेंका तो उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी थी, u थी। जाते जाते कम होगी, फिर आते उतनी ही बढ़ गई। तो यहाँ पे v की वैल्यू 0, यहाँ पे v की वैल्यू -u है। हम इतने अच्छे से क्यों याद कर पा रहे हैं ये चीजें? अगर किसी ने स्किप करके आगे बढ़ा करके देखा है तो ये हर चीजें हमने बिल्कुल अच्छे से डेप्थ में डिस्कस किया हुआ है। आइए, जब t = 0 था
टाइम जब स्टार्ट हुआ था तो वैल्यू कितनी थी, u थी प्लस में, धीरे 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 घटी स्पीड, घटते 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 जीरो होगी। सर यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना था, तो क्या यही टाइम ऑफ एसेंट था, और टाइम ऑफ एसेंट कितना आया, u बाई जी। तो जब टाइम की वैल्यू u बाई जी थी तो वेलोसिटी कितना पे आ गया, जीरो पे आ गया, क्योंकि ये हमारा टाइम एक्सिस है, ये हमारा u एक्सिस है, और फिर चीजें आगे की तरफ बढ़ी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ऐसे ही आगे चलते चलते स्पीड जब नीचे ग्राउंड पे आया, जब नीचे ग्राउंड पे आया तो वैल्यू कितनी होगी, माइनस यू होगी। कुछ नहीं है, अगर ऊपर था तो प्लस यू, नीचे था तो माइनस यू। लेकिन सर यहाँ पे पहुंचने का टाइम क्या है, ये तो सर पूरा टोटल टाइम ऑफ है, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो पूरा का पूरा टाइम कितना है, जीरो से लेकर के 2u बाई जी। तो ये कितना हो गया, 2u बाई जी। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये गैप और ये गैप सेम है, तो क्या ये ट्राइंगल सेम होगा। अच्छा, यहाँ पे जो एंगल बना वो क्या, थीटा बना। तो स्लोप, अब अगेन वही पुरानी चीजें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। कितना है एक्सेलरेशन, माइनस का जी, होना भी चाहिए, एक्यूट एंगल, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल है, इसलिए माइनस का 10 होगा। क्या इतनी बात आ गई समझ में। चलिए, एक्सेलरेशन टाइम आ गया, वेलोसिटी टाइम आ गया। तीसरा ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे करेंगे समझिए ध्यान से। ठीक है, आइए, यहां से चलना स्टार्ट किया था, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा 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 बढ़ा, मैक्सिमम हुआ, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट शुरुआत में बढ़ना गया। अच्छा सर कैसे बढ़ा, ऐसे बढ़ा दे, लीनियरली लाइन बढ़ा दे, नहीं, नेचर देखने के लिए हमें पूरा का पूरा फंक्शन एक बार बनाना पड़ेगा। तो s बराबर u t प्लस हाफ a कितना है, a 10 है, t स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास में, s बराबर u t प्लस का 5t स्क्वायर। क्या एक पैराबोला फंक्शन बन रहा है, s और t में क्या एक पैराबोला फंक्शन बन रहा है। अब आइए, तो पैराबोला बनेगा, तो अगर मैं टाइम की वैल्यू जीरो करूँ तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और अगली बार जब टाइम की वैल्यू 2u बाई जी कर दूं तब भी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और बन क्या रहा है, बन रहा है पैराबोला। बीच में कहीं पे हाइट मैक्सिमम है। सर किस टाइम पे हाइट मैक्सिमम है, जब टाइम ऑफ एसेंट है। कितना है टाइम ऑफ एसेंट, u बाई जी। देख रहे हो कितनी क्लैरिटी है हमारे पास में। अब आइए, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी है वो भी पता है हमें, u स्क्वायर बाय 2g। तो कितना हो गया u स्क्वायर बाय 2g। हम कितनी डेप्थ में चीज़ों को पढ़ रहे हैं, इतना डेप्थ में आपने आज तक नहीं जाना होगा चीज़ों को। आइए, पहले तो केसेस के थ्रू मैंने डिवाइड कर दी चीज़ों को, अलजेब्रा मैंने समझाया, अब ग्राफ समझाया, सवाल कर रहे, कुछ नहीं बचता है इसी चीज को। यही परम सत्य है, यही परम ज्ञान है। इसी को बार बार पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, अच्छा फिजिक्स आपकी अब अच्छी हो गई है। ठीक है, और फिजिक्स को अच्छी करना एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है, मंजिल नहीं है, रास्ता है। चलते रहो, अच्छा होता जाएगा। मेरे को भी टाइम लगा है, आपको भी टाइम लगेगा, टाइम तो लगना ही है। और टाइम इतना कभी नहीं लगता कि हम लक्ष्य प्राप्ति के बाद भी हमें वो करना पड़े। लक्ष्य प्राप्ति तक आपको करते रहना है। ठीक है, आइए 2u बाई जी। तो तीनों बन गए हमारे पास में ग्राफ। सर दो ग्राफ और बनाते हो आप, हमेशा बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। वेलोसिटी टाइम से क्या स्पीड टाइम बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे। सर आपने लॉजिक बताया हुआ था, क्या लॉजिक बताया था कि टाइम एक्सिस के नीचे का ग्राफ को ऊपर की तरफ कर दो, बन गया स्पीड टाइम ग्राफ। अरे वाह, सब कुछ आपको याद है, बहुत ही बढ़िया। ऐसे चले, ये कितना था u, दोबारा से कितना आ गया u, क्योंकि सर जाते वक्त भी स्पीड u है और आते वक्त भी स्पीड u है, तो फिर माइनस u क्या है, माइनस u तो सर वेलोसिटी है। बिल्कुल सही कहा। ये जो टाइम होगा ये क्या u बाई जी होगा, और ये जो टाइम होगा ये क्या 2u बाई जी होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं अगेन यहाँ पे स्लोप वगैरह देखूँ तो यही बनेगा, उसमें मैं दोबारा से नहीं जाना चाहता। सर डिस्टेंस टाइम बना दो, डिस्टेंस टाइम भी तो आता है हमको बनाना, कोई बड़ी बात थोड़ी अब हमारे लिए। डिस्टेंस, मान लो मैं d से दिखा रहा हूँ डिस्टेंस को, और ये टाइम। ठीक है, तो सर जितना देर वो पॉजिटिव में चल रहा है, दोबारा सुनिए, जाते वक्त डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा, क्योंकि मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन है, और डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा, डिस्टेंस भी वही होगा, तो दोनों का नेचर सेम होगा, तो दोनों का ग्राफ सेम होगा। कब तक सेम होगा, u बाई जी तक, टाइम ऑफ एसेंट तक। कितना डिस्टेंस चला यहाँ तक, तो यहाँ तक चला वो u स्क्वायर बाय 2g, क्योंकि जाते वक्त विदाउट टर्निंग बैक मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन है। अब जब वो आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो सर घटने लग गया, लेकिन सर डिस्टेंस तो अब भी बढ़ रहा है। तो जिस स्पीड से वो घट रहा है, जिस स्पीड से, जिस फंक्शन से, जिस रेट से डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, उसी रेट से डिस्टेंस बढ़ेगा। शायद मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्टेंस की जगह मैंने स्पीड बोल दिया था, उसको समझ जाना, मैंने आपको दोबारा से आंसर भी कर दिया शायद। अब ये टाइम कितना हो जाएगा, तो अगेन ये टाइम हो जाएगा 2u बाय
जी, और जब 2u/g हो जाएगा तो जाने वक्त u² u² 2g, आने वक्त u² 2g, डिस्टेंस कितना हो जाएगा u²g। ये बना हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ सबसे नीचे। तो मैंने हर चीज आपको बता दी, इसको नोट करना, और आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। मेरे पास में एक और सवाल है, जो कि कोई बात नहीं, अगर आपको ओवरलोड ज्यादा हो रहा है तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो सवाल कराऊंगा। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, डू हार्ड वर्क विथ हैप्पी माइंड, एंड योर पेरेंट्स एंड कंट्री प्राउड ऑन यू, लव यू ऑल।